3.1 परिचय। यूनिट 2 में अनुभवजन्य जांच के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता को समझने के मूल तर्क के बारे में बात करने के बाद यूनिट 3 इस बात पर चर्चा करेगी कि समाजशास्त्री सामाजिक दुनिया के बारे में कॉम्पैक्ट सिद्धांत क्यों और कैसे बनाते हैं। यूनिट 3 शुरू करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुभवजन्य शोध में सैद्धांतिक सूत्रीकरण और पद्धतिगत कठोरता पर ध्यान केंद्रित करना एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। सिद्धांतों का निर्माण उपयोगी अनुभवजन्य जांच करने में मदद करता है और ठोस सामाजिक शोध सत्यापन योग्य और मान्य सैद्धांतिक परिणामों की ओर ले जाता है। इस समझ के साथ यूनिट 3 को पढ़ना समझ में आता है, जो परिकल्पना, विवरण और प्रयोग सहित सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को समझाता है। यह सामाजिक सिद्धांत के उपयोग और दायरे को भी कवर करता है और सामाजिक वैज्ञानिकों के मूल्य सिद्धांत निर्माण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यूनिट 1 और 2 की तरह यूनिट 3 समाजशास्त्रीय लेखन के उदाहरणों के साथ एक अनौपचारिक और कथात्मक शैली का उपयोग करता है। 3.2 समाजशास्त्र में सिद्धांत के साथ चिंता। सिद्धांत ज्ञान को इस तरह से व्यवस्थित करता है कि तथ्य सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत फिट हो जाएं। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के बीच अंतर यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान व्यवस्थित और वर्गीकृत होता है। हालांकि केवल वर्गीकरण ही ज्ञान को वैज्ञानिक नहीं बनाता, वैज्ञानिक ज्ञान घटनाओं के कारणों की तलाश करता है, सामान्य ज्ञान के विपरीत जो अक्सर वांछित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। सिद्धांत की भूमिका कारण संबंधों को अवलोकनीय पैटर्न या नियमितताओं में व्यवस्थित करना है। यह सामान्य अवलोकनों की अनुमति देता है जो व्यापक, अमूर्त संबंधों के माध्यम से विविध लेकिन संबंधित घटनाओं की व्याख्या करते हैं। किसी भी अवलोकनीय घटना के पीछे के कारणों की तलाश करना विज्ञान का पहला कार्य है। इसके बिना लोग इसे साकार किए बिना विरोधाभासी लक्ष्यों की अपेक्षा या मांग कर सकते हैं। तथ्यों के बीच सही कारण संबंध स्थापित करने के बाद एक ही कारण ढांचे के भीतर विविध तथ्यों को जोड़ना होता है। इस प्रक्रिया को सिद्धांत निर्माण कहा जाता है और परिणामी संबंध को अक्सर सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत के 3 मुख्य घटक हैं: स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी और सत्यापन। सिद्धांतों में व्यवस्थित रूप से परस्पर संबंधित समाजशास्त्रीय प्रस्ताव शामिल होते हैं जो विभिन्न संदर्भों में लागू होते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का परीक्षण किया जा सकता है कि यह डेटा को कितनी अच्छी तरह से फिट करता है और किसी दिए गए सेटिंग में परिणामों के लिए प्रस्ताव कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदार है। यदि ऐसी भविष्यवाणी संभव है तो परिणाम को ज्ञात प्रस्तावों के संदर्भ में समझाया जाता है। समाजशास्त्रीय प्रस्तावों को सत्यापित करते समय किसी को तार्किक और अनुभवजन्य दोनों संबंधों की तलाश करनी चाहिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण में स्पष्टीकरण, पूर्वानुमान और सत्यापन निकट से संबंधित तत्व हैं। इससे पहले कि हम और अधिक विस्तार में जाएं, किसी भी अवलोकनीय घटना के पीछे कारणों की तलाश करने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए इकाई की शुरुआत में एक चिंतन और कार्रवाई अभ्यास करना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह एक सामाजिक वैज्ञानिक का पहला कार्य है। चिंतन और कार्रवाई 3.1। हमने नीचे शहरवासियों की आम धारणा के संबंध में शहरों में भीड़भाड़ के अंतर्निहित कारण का एक उदाहरण दिया है। आपको अपने अनुभव के आधार पर एक अलग कागज पर एक और समान उदाहरण लिखना होगा। उदाहरण: एक उदाहरण शहरवासियों का है जो शहरों में रहते हैं और अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों से भरी झुग्गियों की शिकायत करते हैं। वे अपर्याप्त बिजली की भी शिकायत करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि बड़े शहरों की बिजली की अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और ये प्रोजेक्ट अक्सर बड़ी संख्या में आबादी को विस्थापित करते हैं, जिनके पास शहरों की झुग्गियों में भीड़ भाड़ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे शहरों के संसाधनों पर बोझ और बढ़ जाता है। चिंतन और कार्रवाई 3.1। उदाहरण: शहरी विस्तार और ग्रामीण पलायन का विरोधाभास। आधुनिक भारत में शहरी परिदृश्य अभूतपूर्व दर से विकसित हो रहा है। बेहतर अवसरों की तलाश करने वाले लोगों की आमद को समायोजित करने के लिए शहरों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से विस्तार हो रहा है। इस पलायन ने एक विरोधाभास को जन्म दिया है, जहां प्रगति और विकास के प्रतीक वही शहर भीड़भाड़ और संसाधनों पर दबाव के मुद्दों से जूझ रहे हैं। मेरे अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर एक समान उदाहरण बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों और उनके विकास को बढ़ावा देने वाले ग्रामीण पलायन में देखा जा सकता है। शहरीकरण और ग्रामीण पलायन। भारत में शहरीकरण एक दोधारी तलवार है।
एक ओर शहर आर्थिक गतिविधि, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र हैं। दूसरी ओर वे रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर की तलाश करने वाली ग्रामीण आबादी के लिए एक चुंबक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ग्रामीण से शहरी पलायन कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें कृषि संकट, गांवों में रोजगार के अवसरों की कमी और शहरों में बेहतर जीवन शैली का आकर्षण शामिल है। रोजगार का आकर्षण। शहरों में भीड़-भाड़ का एक प्रमुख कारण रोजगार का वादा है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर विनिर्माण और सेवाओं तक के उद्योगों में रोजगार के ढेरों अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि नौकरी चाहने वालों की यह आमद तीव्र प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अनौपचारिक बस्तियां या झुग्गियां बन जाती हैं। ये क्षेत्र शहरी गरीबों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, जो अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद खुद को गरीबी और घटिया जीवन स्थितियों के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, दोधारी तलवार। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रवास के मुख्य कारण हैं। शहरी केंद्रों में अपने ग्रामीण समकक्षों की तुलना में बेहतर शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। परिवार अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, ताकि उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। हालांकि बढ़ती आबादी इन शहरी संस्थानों पर भारी दबाव डालती है। स्कूलों में भीड़-भाड़ हो जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जबकि अस्पताल और क्लिनिक क्षमता से अधिक भरे होते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। आवास संकट और झुग्गी बस्तियों का प्रसार। शहरों में आवास की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा है, जिसके कारण रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। औपचारिक आवास का खर्च वहन करने में असमर्थ शहरी गरीब झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, स्वच्छता की कमी और भीड़-भाड़ वाली ये झुग्गियां गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं और गरीबी के चक्र को बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई में धारावी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है, जहां लाखों लोग तंग परिस्थितियों में रहते हैं, जहां अक्सर स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक सीमित पहुंच होती है। पर्यावरणीय क्षरण। तेजी से हो रहे शहरी विस्तार का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शहर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपभोग करते हैं और बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करते हैं। बुनियादी ढांचे, आवास और व्यावसायिक स्थानों के निर्माण से वनों की कटाई होती है और हरियाली खत्म होती है। इसके अलावा वाहनों की बढ़ती आवाजाही से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे शहरी निवासियों का स्वास्थ्य और कल्याण प्रभावित होता है। पानी की कमी। कई भारतीय शहरों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। बढ़ती आबादी और अकुशल जल प्रबंधन के कारण अक्सर पानी की कमी होती है। शहरी निवासियों को अक्सर लंबे समय तक पानी की आपूर्ति में कटौती का सामना करना पड़ता है और कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति इतनी विकट है कि लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अत्यधिक निकासी के परिणामस्वरूप भूजल संसाधनों की कमी से यह कमी और भी बढ़ जाती है। ऊर्जा की खपत। शहरों की ऊर्जा की जरूरतें बहुत अधिक हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों और पनबिजली बांधों जैसी बड़े पैमाने की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करती है। जबकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिजली की निरंतर आपूर्ति प्रदान करना है, लेकिन वे महत्वपूर्ण सामाजिक पर्यावरणीय लागतों के साथ आती हैं। उदाहरण के लिए, पनबिजली बांधों के निर्माण से अक्सर ग्रामीण समुदायों का विस्थापन होता है, जो आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे शहरी भीड़-भाड़ में और वृद्धि होती है। सामाजिक असमानताएं और असमानता। शहरी प्रवास सामाजिक असमानताओं और असमानता को भी बढ़ाता है। जबकि शहर आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं, सभी को समान रूप से लाभ नहीं मिलता है। शहरी गरीब, जो आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अक्सर कम वेतन वाली, असुरक्षित नौकरियों में काम करते हैं, जिनमें बहुत कम या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। यह आर्थिक असमानता विलासितापूर्ण सुविधाओं वाले समृद्ध इलाकों और मलिन बस्तियों के बीच के अंतर में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां बुनियादी आवश्यकताएं भी विलासिता हैं। नीति और शासन की भूमिका। शहरी भीड़-भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप और प्रभावी शासन की आवश्यकता है। शहरों पर पलायन के दबाव को कम करने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद कर सकता है। शहरी नियोजन और सतत विकास। जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए सतत शहरी नियोजन महत्वपूर्ण है। इसमें किफायती आवास विकसित करना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा हरित स्थानों को संरक्षित करना और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना पर्यावरण पर शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है। सामुदायिक भागीदारी और सशक्तिकरण। शहरी विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना अधिक समावेशी और टिकाऊ परिणाम दे सकता है। जब निवासी नियोजन और निर्णय लेने में शामिल होते हैं, तो समाधान उनकी वास्तविक जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करने की अधिक संभावना रखते हैं। स्लम पुनर्वास परियोजनाओं और स्थानीय संसाधन प्रबंधन जैसी समुदाय संचालित पहलों ने रहने की स्थिति में सुधार और निवासियों के बीच स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार शहरी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों का लाभ उठाते हुए स्मार्ट सिटी पहल शहरी प्रबंधन और सेवा वितरण को बेहतर बना सकती है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा की खपत को अनुकूलित कर सकते हैं, जबकि बुद्धिमान ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियां भीड़-भाड़ को कम कर सकती हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। निष्कर्ष। शहरी विस्तार और ग्रामीण पलायन का विरोधाभास एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए बहुआयामी समाधानों की आवश्यकता है। जबकि शहर प्रगति और अवसर का प्रतीक हैं, वे भीड़-भाड़ और संसाधन तनाव की कठोर वास्तविकताओं को भी उजागर करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, टिकाऊ शहरी नियोजन, सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचार शामिल हों। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने से ऐसे शहर बनाना संभव है जो न केवल आर्थिक विकास के इंजन हो बल्कि टिकाऊ जीवन के भी स्वर्ग हों। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम सिद्धांत को दुनिया का एक ऐसा विवरण मानते हैं जो देख और माप सकते हैं उससे परे है। इसमें जुड़ी परिभाषाओं और संबंधों का एक सेट शामिल है जो वास्तविक दुनिया के बारे में हमारे विचारों और समझ को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है। इस अर्थ में हम वाटर्स से सहमत हैं जो कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत अमूर्त होना चाहिए और उन सामाजिक प्रथाओं से अलग होना चाहिए जिन्हें वह संबोधित करता है। इस तरह के सिद्धांत को एक विशिष्ट विषय पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो इसके प्रस्तावों के माध्यम से चलता है, जिससे उन्हें सुसंगतता और ताकत मिलती है। इसके बाद सिद्धांत तार्किक रूप से सुसंगत और व्याख्यात्मक होना चाहिए। इसमें सामाजिक घटनाओं के बारे में उनके स्वरूप या अस्तित्व को समझाने के लिए एक थीसिस होनी चाहिए। इसके अलावा सिद्धांत को उन घटनाओं के सभी उदाहरणों को समझाने के लिए पर्याप्त सामान्य होना चाहिए जिन्हें वह समझाना चाहता है। साथ ही सिद्धांत को सूचनादाताओं या प्रतिभागियों द्वारा उनके व्यवहार को समझाने के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अंत में सिद्धांत को मूल रूप से मान्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे अपने प्रतिभागियों और अन्य समाजशास्त्रियों सहित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक दुनिया के बारे में पहले से ज्ञात जानकारी के साथ संरेखित होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिद्धांत को ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से जोड़ना संभव होना चाहिए। किसी सिद्धांत की वैधता या सत्यता को परखने का सबसे अच्छा तरीका इसकी पूर्वानुमानितता को परखना है। उदाहरण के लिए, थोरस्टीन वेबलन ने समाज में अभिजात वर्ग के कुछ गुणों को एकत्र किया, जिसे उन्होंने अवकाश वर्ग का सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत की वैधता इस बात में निहित है कि अभिजात वर्ग के लोग कितनी बार और पूर्वानुमानित रूप से निर्दिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा के अनुसार विज्ञानों को अपने सिद्धांतों के आधार पर पूर्वानुमानित होने की आवश्यकता है। प्राकृतिक या तथाकथित शुद्ध विज्ञानों में किसी सिद्धांत को अस्वीकार किए जाने से पहले उसकी पूर्वानुमानितता में विफलता की स्वीकार्य सीमा पर एक निर्धारित सीमा होती है। सामाजिक विज्ञानों में सिद्धांतों में शायद ही कभी इतनी मजबूत पूर्वानुमानितता होती है, लेकिन किसी भी कथन को सिद्धांत माना जाने के लिए उसमें कुछ हद तक सत्यता होनी चाहिए। अब समाजशास्त्र में सिद्धांतों की पूर्वानुमानित क्षमता की जांच करने के लिए चिंतन और कार्रवाई 3.2 को पूरा करने का समय आ गया है।
चिंतन और कार्रवाई 3.2। हम नीचे एक सिद्धांत का उदाहरण दे रहे हैं जिसमें अन्य चरों के कारण पूर्वानुमानितता की सीमित क्षमता है। एमएसओ 001 में आपने जो सिद्धांत सीखे हैं उनमें से समान उदाहरण पहचानें। अपने अध्ययन केंद्र में एमए समाजशास्त्र के अन्य छात्रों के उदाहरणों के साथ अपने उदाहरणों की तुलना करें और ऐसे सिद्धांतों के 5 सर्वोत्तम उदाहरणों का चयन करें और उनकी पूर्वानुमान क्षमता और बड़े पैमाने पर पूर्वानुमान को बाधित करने वाले अन्य चरों की उपस्थिति के संदर्भ में उन पर चर्चा करें। किसी घटना के पीछे आमतौर पर प्रचलित विचारों और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित कारणों के बीच अंतर दिखाने के लिए अपने उदाहरणों को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए 4 से 5 शिक्षार्थियों का एक पैनल चुनें। उदाहरण। एक उदाहरण विनिमय सिद्धांत का है जो बताता है कि विनिमय का सिद्धांत या देना और लेना के लेनदेन की समानता विवाह और बच्चों के पालन पोषण सहित मानव व्यवहार के बहुत से पहलुओं का आधार है। हालांकि शक्ति और परोपकारिता जैसे अन्य चर उन स्थितियों की व्याख्या करने में हस्तक्षेप करते हैं जो बार बार समानता के सिद्धांत से विचलित होते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मानवीय संबंध विनिमय के आयामों को निर्धारित करने में प्रतिष्ठा और सम्मान जैसे गैर भौतिक विचारों के आधार पर संचालित होते हैं, जैसे कि उच्च पद के लोगों से उच्च पद के लोगों तक वस्तुओं का प्रवाह। सामाजिक विज्ञानों में हम पाते हैं कि मानव जीवन और व्यवहार की जटिलता के कारण पूर्वानुमान की स्थितियों में बड़ी संख्या में कारक हस्तक्षेप करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में एक से एक कार्यकारण संबंध दुर्लभ है, हालांकि यह गणितीय विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों में संभव है। चिंतन और कार्रवाई 3.2 पूर्वानुमान और चर के संदर्भ में सिद्धांतों का विश्लेषण। सामाजिक विज्ञानों में उच्च स्तर की सटीकता के साथ मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि असंख्य चर जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। गणितीय या प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत, जहां स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है और भविष्यवाणियां अधिक सटीक हो सकती हैं, सामाजिक विज्ञानों को सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित मानव क्रियाओं की अप्रत्याशित प्रकृति से जूझना चाहिए। इस चिंतन में हम 001 पाठ्यक्रम से 5 सिद्धांतों की जांच करेंगे, उनकी पूर्वानुमान क्षमता और अन्य चरों की उपस्थिति का आकलन करेंगे जो बड़े पैमाने पर भविष्यवाणी को बाधित करते हैं। इन सिद्धांतों में कार्यात्मकता, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, संरचनावाद और नारीवादी सिद्धांत शामिल हैं। इन सिद्धांतों की तुलना करके हमारा उद्देश्य सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने में निहित जटिलताओं और सीमाओं को स्पष्ट करना है। एक कार्यात्मकता। कार्यात्मकता समाजशास्त्र में एक प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके भाग एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह सिद्धांत एमिल दुर्खीम और टैलकॉट पार्सन्स के कार्यों में निहित है। कार्यात्मकता के अनुसार समाज का प्रत्येक पहलू अन्योन्याश्रित है और समग्र रूप से समाज के कामकाज में योगदान देता है। उदाहरण के लिए, सरकार परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है जो बदले में करों का भुगतान करती है जिस पर राज्य खुद को चलाने के लिए निर्भर करता है। पूर्वानुमान की क्षमता। कार्यात्मकता यह भविष्यवाणी करती है कि समाज संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा और सामाजिक संस्थाएं समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होंगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई नई सामाजिक जरूरत पैदा होती है तो उसे संबोधित करने के लिए एक नई संस्था उभरेगी जो सामाजिक व्यवस्था की समग्र स्थिरता को बनाए रखेगी। पूर्वानुमान को बाधित करने वाले चर। हालांकि कई चर इस पूर्वानुमान को जटिल बनाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक उथल-पुथल, राजनीतिक क्रांतियां और पर्यावरणीय कारक संतुलन को बाधित कर सकते हैं और अप्रत्याशित परिणामों को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा, सिद्धांत अक्सर सत्ता की गतिशीलता और संघर्षों को अनदेखा कर देता है जो उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें संघर्ष सिद्धांत जैसे अन्य सिद्धांतों द्वारा अधिक सीधे संबोधित किया जाता है। 2. संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है। यह मानता है कि सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण समाज निरंतर संघर्ष की स्थिति में है। यह सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में जबरदस्ती और शक्ति की भूमिका पर जोर देता है। कार्यात्मकता के विपरीत, जो सामाजिक सहमति को आपसी समझौते के उत्पाद के रूप में देखता है, संघर्ष सिद्धांत सामाजिक संरचनाओं को प्रतिस्पर्धी हितों वाले समूहों के बीच चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप देखता है। पूर्वानुमान की क्षमता।
संघर्ष सिद्धांत भविष्यवाणी कर सकता है कि पूंजीवादी समाज में विभिन्न समूहों, विशेष रूप से पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, यह भविष्यवाणी करता है कि असमानता और शोषण वर्ग संघर्ष और संभावित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देगा। पूर्वानुमान को बाधित करने वाले चर, विचारधारा, सांस्कृतिक आधिपत्य और झूठी चेतना की भूमिका जैसे चरों द्वारा पूर्वानुमान को बाधित किया जाता है, जो सर्वहारा वर्ग को उनके सामान्य हितों को पहचानने से रोक सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का हस्तक्षेप, तकनीकी प्रगति और वैश्विक आर्थिक परिवर्तन वर्ग संघर्षों के अपेक्षित परिणामों को बदल सकते हैं। 3. प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा विकसित एक सूक्ष्मस्तरीय सिद्धांत, व्यक्तियों के बीच दैनिक अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं को दिए जाने वाले प्रतीकों और अर्थों पर केंद्रित है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज का निर्माण मानवीय व्याख्या और अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। पूर्वानुमान की क्षमता। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह भविष्यवाणी कर सकता है कि व्यक्ति प्रतीकों और अंतःक्रियाओं को दिए जाने वाले अर्थों के आधार पर कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई समाज शैक्षणिक उपलब्धि को उच्च मूल्य देता है, तो व्यक्ति उच्च शैक्षिक मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पूर्वानुमान को बाधित करने वाले चर। मानव व्याख्या की व्यक्तिपरक प्रकृति के कारण पूर्वानुमान जटिल है। सांस्कृतिक अंतर, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संदर्भ प्रतीकों को दिए जाने वाले अर्थों को बहुत हद तक बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक मूल्यों या महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन व्यक्ति और समूह के व्यवहार को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकते हैं। 4. संरचनावाद। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस से जुड़ा संरचनावाद यह मानता है कि मानव संस्कृति और व्यवहार काफी हद तक अंतर्निहित संरचनाओं, जैसे भाषा और रिश्तेदारी प्रणालियों द्वारा निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत इस विचार पर जोर देता है कि ये संरचनाएं सार्वभौमिक हैं और मानव विचार और कार्यों को आकार देती हैं। पूर्वानुमान की क्षमता। संरचनावाद यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि अंतर्निहित सार्वभौमिक संरचनाओं के कारण सांस्कृतिक और सामाजिक पैटर्न विभिन्न समाजों में सुसंगत होंगे। उदाहरण के लिए, मिथकों पर लेवी-स्ट्रॉस के अध्ययनों ने सुझाव दिया कि विभिन्न संस्कृतियों के मिथकों में समान संरचनात्मक पैटर्न पाए जा सकते हैं। पूर्वानुमान को बाधित करने वाले चर। पूर्वानुमान सांस्कृतिक विकास की गतिशील प्रकृति द्वारा सीमित है, जबकि संरचनावाद मानता है कि ये संरचनाएं स्थिर हैं, संस्कृतियां लगातार बदल रही हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे बाहरी प्रभाव नई संरचनाओं को जन्म दे सकते हैं या मौजूदा संरचनाओं को संशोधित कर सकते हैं, जिससे संरचनावाद द्वारा पूर्वानुमानित परिणामों की तुलना में अलग-अलग परिणाम सामने आ सकते हैं। 5. नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत लिंग संबंधों में शक्ति और असमानता की संरचनाओं का विश्लेषण करता है। यह महिलाओं की सामाजिक भूमिकाओं, अनुभवों और रुचियों की जांच करके लैंगिक असमानता की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। पूर्वानुमान की क्षमता। नारीवादी सिद्धांत यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि जब तक पितृसत्तात्मक संरचनाएं चुनौती रहित रहेंगी, तब तक लैंगिक असमानता बनी रहेगी। यह सुझाव देता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और दमनकारी प्रणालियों के विघटन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होगा। पूर्वानुमान को बाधित करने वाले चर। नारीवादी परिणामों की पूर्वानुमानशीलता जाति, वर्ग, कामुकता और राष्ट्रीयता जैसे प्रतिच्छेदन चरों द्वारा बाधित होती है। ये प्रतिच्छेदन उत्पीड़न और विशेषाधिकार के विविध अनुभव पैदा कर सकते हैं, जो लिंग उत्पीड़न के सरलीकृत द्वैधारी को जटिल बनाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव अप्रत्याशित तरीकों से लिंग समानता की ओर प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। अन्य छात्रों के उदाहरणों के साथ तुलना। अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों द्वारा दिए गए उदाहरणों के साथ इन उदाहरणों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न चरों का परस्पर क्रिया सामाजिक सिद्धांतों की पूर्वानुमानशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जबकि एक छात्र आर्थिक व्यवहार में तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत की पूर्वानुमानशीलता को उजागर कर सकता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों द्वारा पेश की गई अप्रत्याशितता को इंगित कर सकता है। इसी तरह, जबकि उदाहरण में दिए गए विनिमय सिद्धांत लेन-देन संबंधी अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, छात्र परोपकारिता और शक्ति गतिशीलता द्वारा उत्पन्न सीमाओं पर चर्चा कर सकते हैं।
कार्यात्मकता की संरचनात्मक कार्यात्मकता से तुलना करने पर सामाजिक स्थिरता और परिवर्तन को किस तरह से माना जाता है, इस बारे में अंतर पता चल सकता है, जबकि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को घटना विज्ञान के साथ जांचने पर व्यक्तिपरक अनुभवों के माध्यम से मानव व्यवहार को समझने में बारीकियां दिखाई दे सकती हैं। पैनल चर्चा। पैनल चर्चा में 4 से 5 शिक्षार्थी सामाजिक घटनाओं के पीछे आमतौर पर रखे गए विचारों और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित कारणों के बीच अंतर को उजागर करने के लिए इन उदाहरणों को प्रस्तुत और चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पैनलिस्ट चर्चा कर सकता है कि संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कैसे करता है, जबकि दूसरा यह दिखा सकता है कि कार्यात्मकता सामाजिक परिवर्तन को संतुलन बहाल करने के साधन के रूप में कैसे देखती है। पैनल यह भी बता सकता है कि ये सिद्धांत मानव व्यवहार की जटिलता को कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि कार्यात्मकता यह भविष्यवाणी कर सकती है कि शैक्षणिक संस्थान नई सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होंगे, संघर्ष सिद्धांत यह तर्क दे सकता है कि ये परिवर्तन सत्ता संघर्ष और असमानता से प्रेरित हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि व्यक्ति सूक्ष्म स्तर पर इन परिवर्तनों की व्याख्या और उनका समाधान कैसे करते हैं। इसके अलावा चर्चा यह पता लगा सकती है कि कैसे सार्वभौमिक पैटर्न पर संरचनावाद का ध्यान नारीवादी सिद्धांत के अधिक तरल और गतिशील दृष्टिकोणों के विपरीत है, जो लिंग असमानता की बहुमुखी प्रकृति को संबोधित करने के लिए अंतःक्रियाशीलता को शामिल करता है। इन अंतरों की जांच करके पैनल सामाजिक विज्ञानों में बड़े पैमाने पर भविष्यवाणियां करने में चुनौतियों का प्रदर्शन कर सकता है। निष्कर्ष। चर्चा किए गए सिद्धांत कार्यात्मकता, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, संरचनावाद और नारीवादी सिद्धांत प्रत्येक सामाजिक घटनाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन विभिन्न हस्तक्षेप करने वाले चर द्वारा उनकी भविष्यवाणी करने की क्षमता सीमित है। सामाजिक मुद्दों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इन सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों की तुलना साथियों द्वारा चर्चा किए गए सिद्धांतों से करके और एक पैनल चर्चा के माध्यम से हम मानव व्यवहार की जटिलता और सामाजिक परिणामों की भविष्यवाणी करने में चुनौतियों की सराहना कर सकते हैं। यह चिंतनशील अभ्यास समाजशास्त्र के अध्ययन में कई दृष्टिकोणों और विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है। 3.3 अवधारणाएं, सिद्धांतों के मूल तत्व। सिद्धांतों पर चर्चा करते समय अनुशासन से संबंधित विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर अवधारणाएं कहा जाता है। अवधारणाएं किसी चीज का वर्णन करने के लिए एक शब्द के अंतर्गत समूहीकृत घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के संक्षिप्त संस्करण हैं। वे परिभाषाओं के माध्यम से विकसित सिद्धांतों के मूल तत्व हैं। सिद्धांत इन अवधारणाओं को तार्किक रूप से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृति की अवधारणा सामाजिक विज्ञान के ज्ञान वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परिचित है। प्रत्येक अवधारणा एक मानकीकृत विवरण के साथ आती है, जिसे उसकी परिभाषा कहा जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में ये परिभाषाएं बहुत सटीक होती हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में वे उतनी सटीक नहीं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृति को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण है और अक्सर इस पर बहस होती है, हालांकि सामाजिक वैज्ञानिक आमतौर पर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस प्रकार, सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों की अपनी शब्दावली होती है, जिसे वैज्ञानिक शब्दजाल के रूप में जाना जाता है। अवधारणाएं बेतरतीब ढंग से नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि अध्ययन की जा रही घटना के दृश्य लक्षणों के आधार पर सख्ती से चुनी जाती हैं। यह चयन सांख्यिकीय हो सकता है, लेकिन अंतिम अवधारणा सहज रूप से या निगमनात्मक रूप से बनाई जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चयनित गुण सार्वभौमिक रूप से लागू हों। संस्कृति को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए, जबकि संस्कृति निर्माण की क्षमता आनुवंशिक हो सकती है, संस्कृति स्वयं सीखी जाती है, जैसा कि वयस्क मानव संपर्क से वंचित बच्चों द्वारा दिखाया गया है। यह सीखा हुआ व्यवहार पीढ़ियों से आगे बढ़ता है, इसे अन्य समूहों में स्थानांतरित किया जा सकता है और समय के साथ बदल सकता है। संस्कृति को परिभाषित करने वाले लक्षण मानव व्यवहार को देखने और रिकॉर्ड करने से आते हैं। हालांकि ये लक्षण नए साक्ष्य के साथ बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह विचार कि केवल मनुष्य ही संस्कृति रख सकते हैं, गैरमानव प्रजातियों पर नए शोध द्वारा चुनौती दी जा रही है। सभी वैज्ञानिक प्रस्ताव जांच के अधीन है, और निरंतर शोध का मतलब है कि पहले के कथनों का लगातार परीक्षण किया जाता है।
यह चल रही प्रक्रिया ही है कि विज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है और सामाजिक विज्ञानों में कुछ अवधारणाएं सार्वभौमिक रूप से सत्य क्यों हैं, गणित के विपरीत 2 और 2 4 होते हैं, जैसे निरपेक्ष कथन सामाजिक विज्ञानों में दुर्लभ हैं। निर्माणों पर आधारित सिद्धांतों और तथ्यों पर आधारित प्रयोगात्मक नियमों के बीच एक मान्यता प्राप्त अंतर है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान प्रयोगात्मक के बजाय अधिकतर सैद्धांतिक होते हैं, फिर भी सिद्धांत अभी भी बनाए जाते हैं। इससे यह सवाल उठता है, हमें सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है? आइए इस पर और विस्तार से चर्चा करें। 3.4 हमें सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिद्धांत हमें प्रतीत होने वाली असंबंधित घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। सिद्धांत के साथ हम कुछ सिद्धांतों का उपयोग करके इन घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकते हैं। एक सिद्धांत जितना अधिक अमूर्त होता है, उतना ही अधिक सामान्यीकृत होता है, जिससे व्यापक अनुप्रयोग की अनुमति मिलती है, लेकिन वास्तविक जीवन की स्थितियों से दूर होता है। सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, I औपचारिक और II मूल। औपचारिक सिद्धांत यह प्रकार सबसे समावेशी और बुनियादी है, जिसका उद्देश्य सामाजिक जीवन की नींव बनाने वाले सिद्धांतों के एक समूह को अलग करना है। ये सिद्धांत हर सामाजिक घटना की व्याख्या कर सकते हैं और भव्य सिद्धांतों की ओर ले जा सकते हैं। एक उदाहरण विकासवादी सिद्धांत है, जो समाज और उसके परिवर्तनों के बारे में व्यापक सामान्यीकरण करता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत भविष्यवाणी नहीं करता है। भव्य सिद्धांत का अंतिम प्रमुख प्रयास सोरोकिन 1962 द्वारा किया गया था, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में 2 बुनियादी सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास किया था। मध्य श्रेणी सिद्धांत भव्य सिद्धांत की प्रतिक्रिया में सोरोकिन के एक छात्र रॉबर्ट के मेटन 1957 5 से 10 ने मध्य श्रेणी के सिद्धांत तैयार किए। ये छोटे आंशिक सिद्धांत हैं जो विशिष्ट लेकिन आमतौर पर संबंधित घटनाओं या सामाजिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। मध्य श्रेणी के सिद्धांत अन्य स्वीकृत सिद्धांतों का खंडन नहीं करते हैं। उदाहरणों में पारेटो का अभिजात वर्ग का सिद्धांत, मर्डॉक का रिश्तेदारी संरचनाओं का सिद्धांत और होमन का प्राथमिक सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत शामिल है। चाहे कोई सिद्धांत भव्य हो या मध्यम श्रेणी का, यह आवश्यक है क्योंकि यह वास्तविकता से निपटना आसान बनाता है। एक सिद्धांत एक ज्ञात ढांचे के भीतर साफ और संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करता है। सिमेल ने कहा कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं को इकट्ठा करके हम उनकी विविधता के बावजूद सामान्य कानून पा सकते हैं। इसका मतलब है कि समाजशास्त्रियों का लक्ष्य सामान्य प्रस्तावों की खोज करना है जो परस्पर संबंधित प्रस्ताव उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रस्ताव बनाने के बाद ही हम यह देखकर सिद्धांत का परीक्षण कर सकते हैं कि प्रत्येक प्रस्ताव डेटा के कितने अनुरूप है। अक्सर शोधकर्ता डेटा एकत्र करते हैं और इसे समझने के लिए सिद्धांतों की तलाश करते हैं। अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने से आमतौर पर विद्वान डेटा की व्याख्या करने के लिए उपलब्ध सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। यदि डेटा सिद्धांत का खंडन करता है, तो यह मौजूदा सिद्धांत को फिर से तैयार करने या एक नया सिद्धांत बनाने की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, लेस्ली वॉइट जैसे नवविकासवादी सिद्धांतों ने मूल विकासवादी सिद्धांत को संशोधित किया, जबकि कार्यात्मक सिद्धांत ने इसे प्रतिस्थापित किया। वास्तविकता की व्याख्या करने के अलावा, सिद्धांत का दूसरा कार्य परीक्षण योग्य परिकल्पनाएं उत्पन्न करना है। अब हम युवा शोधकर्ताओं को अपनी परियोजनाएं शुरू करने में मदद करने के लिए इस प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 3.5 परिकल्पना, विवरण और प्रयोग। एक सिद्धांत एक अमूर्त प्रस्ताव है जिसका सीधे परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होने पर भी एक सिद्धांत का निर्माण निगमन के माध्यम से किया जाता है। एक सिद्धांत एक परिकल्पना उत्पन्न करता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, और इसकी विश्वसनीयता इसकी परिकल्पनाओं की परीक्षणीयता में निहित है। विकासवादी सिद्धांत के बारे में संदेह तब पैदा हुआ जब इसकी परिकल्पनाएं, जैसे कि पितृसत्ता मातृसत्ता से पहले है, अनुभवजन्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकीं। इसके अतिरिक्त उपयोग की जाने वाली पद्धतियां संदिग्ध थीं। एक परिकल्पना वास्तविकता के जितना करीब होगी, सिद्धांत उतना ही बेहतर होगा। सभी शोध परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं करते हैं। कुछ शोध, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान में, वर्णनात्मक होते हैं,
जो अज्ञात क्षेत्रों की खोज करते हैं। एक परिकल्पना घटनाओं के बीच एक तार्किक संबंध स्थापित करती है और वास्तविकता का वर्णन नहीं करती है। उदाहरण के लिए, यह परिकल्पना की शहरीकरण संयुक्त परिवारों के विघटन की ओर ले जाता है। यह सुझाव देती है कि शहरीकरण द्वारा पोषित मूल्य, जैसे व्यक्तिवाद, उन मूल्यों के विपरीत हैं जो परिवारों को एक साथ बांधते हैं। यह परिकल्पना एक निगमनात्मक कथन है जिसे आगमनात्मक प्रमाण की आवश्यकता है। सिद्धांतों का निर्माण करने के तरीके पूछे गए प्रश्नों और स्वीकृत आधारों पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिक जांच के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है और अक्सर आवश्यकतानुसार तरीके तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृति और व्यक्तित्व दृष्टिकोण के विद्वानों ने बच्चों के चित्रों का विश्लेषण करने, सपनों को रिकॉर्ड करने और रोरशच इंकब्लॉट परीक्षणों का उपयोग करने जैसी अनूठी तकनीकें विकसित कीं, जिनका पहले समाजशास्त्रीय या मानवशास्त्रीय शोध में उपयोग नहीं किया जाता था। सामाजिक विज्ञानों में सिद्धांत निर्माण के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। एक प्राकृतिक विज्ञान को एक मॉडल के रूप में मानता है जो समाज और मानव व्यवहार के बारे में सार्वभौमिक नियमों की तलाश करता है। दूसरा मनुष्यों की रचनात्मक और विविध प्रकृति के कारण ऐसे सार्वभौमिक नियमों की संभावना से इनकार करता है। यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि सभी अवलोकन ऐतिहासिक रूप से स्थित समूहों में प्रासंगिक हैं और उन्हें सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता है। एक संशोधित दृष्टिकोण से पता चलता है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सीमित अनुप्रयोग रखते हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। इस प्रकार विज्ञान की अवधारणा को फिर से परिभाषित करते हैं। कई समस्याएं बताती हैं कि सामाजिक विज्ञान सार्वभौमिक प्रयोगात्मक कानून क्यों नहीं बना सकते हैं। एक प्रमुख मुद्दा यह है कि समाजशास्त्रियों को नियंत्रित प्रयोगों का संचालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए इस समस्या पर चर्चा करें। 3.6 नियंत्रित प्रयोग। पहला मुद्दा एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए नियंत्रित प्रयोगों को स्थापित करने की असंभवता है। एक वास्तविक नियंत्रित स्थिति शोधकर्ता को चरों को स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने की अनुमति देती है। सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए नैतिक और नैतिक बाधाएं ऐसे हेरफेरों को सीमित करती हैं। हालांकि कभी-कभी शोधकर्ता मौजूदा स्थितियों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो नियंत्रित तुलनाओं के गुणों को दर्शाती हैं। प्रतिबिंब और कार्रवाई 3.3 देखें। प्रतिबिंब और कार्रवाई 3.3 सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित तुलना। सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित तुलना अन्यथा समान संदर्भों के भीतर विशिष्ट चर के प्रभाव को अलग करने के लिए एक शक्तिशाली पद्धति प्रदान करती है। दो दक्षिण भारतीय गांवों वांगला और डेटेना के एपस्टीन के अध्ययन ने इस दृष्टिकोण को इस बात पर ध्यान केंद्रित करके दर्शाया है कि कैसे एक बांध से सिंचाई की शुरुआत ने शुरू में समान सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं वाले दो गांवों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित किया, लेकिन अलग-अलग तकनीकी आधार थे। इस पद्धति को और स्पष्ट करने के लिए हम सामाजिक विज्ञान के भीतर एक और नियंत्रित तुलना का पता लगाएंगे, जिसमें चीन में गांव की सामाजिक संरचनाओं पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव की जांच की जाएगी। यह उदाहरण एक कठोर शैक्षणिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए विद्वानों के लेखों से शोध पर आधारित होगा। नियंत्रित तुलना का उदाहरण, चीनी गांवों में आर्थिक सुधार। परिचय। 1978 में देंग शियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गहरा बदलाव आया। नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में संक्रमण के उद्देश्य से किए गए इन सुधारों ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों पर अलग-अलग प्रभाव डाले। यह नियंत्रित तुलना दो गांवों, जिजी और डोंगली पर केंद्रित है, जो 1990 के दशक में किए गए एक बड़े अध्ययन का हिस्सा थे। अध्ययन का उद्देश्य यह जांचना था कि आर्थिक सुधारों ने उन गांवों में सामाजिक संरचनाओं और रिश्तों को कैसे प्रभावित किया जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समान थे लेकिन उनके आर्थिक आधार और संसाधन बंदोबस्ती में भिन्न थे। परिकल्पना और सैद्धांतिक संदर्भ। इस अध्ययन में अंतर्निहित परिकल्पना यह है कि आर्थिक सुधार, विशेष रूप से बाजार तंत्र और निजीकरण की शुरुआत, गांवों को उनकी प्रारंभिक आर्थिक स्थितियों और संसाधन आधारों के आधार पर अलग-अलग तरीके से प्रभावित करेगी। सैद्धांतिक संदर्भ आधुनिकीकरण सिद्धांत में निहित है, जो मानता है कि आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संरचनाओं के आधुनिकीकरण की ओर ले जाता है।
यह ढांचा मानता है कि जैसे जैसे गांव बाजार अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकृत होते जाएंगे, पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं जैसे कि रिश्तेदारी संबंध, सांप्रदायिक निर्णय लेना और सामाजिक पदानुक्रम बदल जाएंगे। कार्यप्रणाली अध्ययन में एपस्टीन के समान एक तुलनात्मक कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया, जिसमें 2 गांवों का चयन किया गया जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समान थे, लेकिन उनके आर्थिक आधार अलग-अलग थे। जीजी उपजाऊ भूमि और प्रचुर जल संसाधनों वाला एक गांव था, जो इसे कृषि विकास के लिए उपयुक्त बनाता था। दूसरी ओर, डोंगली में खराब मिट्टी और कम विश्वसनीय जल स्रोत थे, जिससे कृषि कम व्यवहार्य हो गई। दोनों गांव एक ही प्रांत में स्थित थे, समान सांस्कृतिक प्रथाओं को साझा करते थे और आर्थिक सुधारों से पहले तुलनीय सामाजिक संरचनाएं थीं। आर्थिक सुधार और उनका कार्यान्वयन दोनों गांवों में आर्थिक सुधारों को चरणों में लागू किया गया, जिसकी शुरुआत कृषि के विसामूहिकीकरण और घरेलू उत्तरदायित्व प्रणाली (एचआरएस) की शुरुआत से हुई। इस प्रणाली ने व्यक्तिगत परिवारों को सामूहिक से भूमि पट्टे पर लेने और राज्य कोटा पूरा करने के बाद अधिशेष उपज रखने की अनुमति दी। बाद के सुधारों में टाउनशिप और ग्राम उद्यमों (टीवीई) का विकास शामिल था, जिसने गैर-कृषि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। जीजी में परिवर्तन जीजी में एचआरएस की शुरुआत ने कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की। गांव की उपजाऊ भूमि और विश्वसनीय जल संसाधनों ने किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने और उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों में निवेश करने की अनुमति दी। बढ़े हुए कृषि उत्पादन से आय में वृद्धि हुई, जिसे गांव में फिर से निवेश किया गया। स्थानीय उद्यमियों ने छोटे पैमाने के प्रसंस्करण उद्योग और कृषि व्यवसाय स्थापित किए, जिससे गांव के भीतर नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। परिणामस्वरूप, जीजी ने अपने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने का अनुभव किया। बढ़ी हुई संपत्ति ने पारंपरिक प्रथाओं जैसे कि विस्तृत विवाह, सांप्रदायिक अनुष्ठान और विस्तारित पारिवारिक नेटवर्क के रखरखाव को जारी रखने और यहां तक कि बढ़ाने की अनुमति दी। गांव के नेता, जो अक्सर प्रभावशाली परिवारों से आते थे, गांव की विकास परियोजनाओं के प्रबंधन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ग्राम पंचायत या स्थानीय परिषद विवादों में मध्यस्थता करने और सामुदायिक गतिविधियों का समन्वय करने वाली एक केंद्रीय संस्था बनी रही। डोंगली में परिवर्तन इसके विपरीत, डोंगली को अपने खराब प्राकृतिक संसाधनों के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एचआरएस के कार्यान्वयन से शुरू में कृषि उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ, लेकिन ये लाभ गांव की कम उपजाऊ मिट्टी और अविश्वसनीय जल स्रोतों द्वारा सीमित थे। परिणामस्वरूप, कई ग्रामीणों ने कृषि के अलावा वैकल्पिक आजीविका की तलाश की। गांव ने कारखानों, निर्माण और सेवाओं में रोजगार की तलाश में आसपास के कस्बों और शहरों में युवाओं का एक महत्वपूर्ण पलायन देखा। इस पलायन का डोंगली की सामाजिक संरचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। सांप्रदायिक अनुष्ठान और विस्तारित पारिवारिक समारोहों जैसी पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं कम होती गईं, क्योंकि परिवार अक्सर अलग-अलग स्थानों पर बिखरे हुए थे। गांव की नेतृत्व संरचना भी बदल गई। नए नेता उन लोगों में से उभरे जिन्होंने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को सफलतापूर्वक नेविगेट किया था। ये नेता अक्सर नए विचारों और प्रथाओं को वापस लाते थे, जिससे गांव की सामाजिक गतिशीलता में और बदलाव आता था। तुलनात्मक विश्लेषण जीजी और डोंगली की नियंत्रित तुलना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक ही आर्थिक सुधार गांवों की प्रारंभिक आर्थिक स्थितियों और संसाधन आधारों के आधार पर अलग-अलग सामाजिक परिणामों को जन्म दे सकते हैं। जीजी में सुधारों ने मौजूदा सामाजिक संरचनाओं को मजबूत किया, जिससे गांव को अपनी कृषि क्षमता का लाभ उठाने और पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने में मदद मिली। डोंगली में सीमित कृषि क्षमता ने गैर कृषि आजीविका की ओर बदलाव को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक संरचनाओं और रिश्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह तुलना इस परिकल्पना का समर्थन करती है कि आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि बाजार तंत्र और निजीकरण की शुरुआत, मौजूदा संसाधन आधारों के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक परिणाम उत्पन्न करते हैं। यह जटिल सामाजिक प्रणालियों के भीतर विशिष्ट चरों के प्रभाव को अलग करने में नियंत्रित तुलनाओं की उपयोगिता को भी दर्शाता है। निष्कर्ष नियंत्रित तुलनाएं समान संदर्भों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के विभेदक प्रभावों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चीनी गांवों में आर्थिक सुधारों का उदाहरण जीजी और डोंगली दर्शाता है कि कैसे प्रारंभिक आर्थिक स्थितियां और संसाधन आधार व्यापक नीति परिवर्तनों के सामाजिक परिणामों को आकार देते हैं।
सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समान लेकिन अपने आर्थिक आधारों में भिन्न गांवों की जांच करके शोधकर्ता आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के बीच जटिल अंतर्संबंध को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह पद्धति, जैसा कि एपस्टीन के दक्षिण भारतीय गांवों के अध्ययन और चीनी गांवों की जांच दोनों द्वारा दर्शाया गया है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में संदर्भ के महत्व को रेखांकित करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे समान रूप से प्रतीत होने वाले हस्तक्षेप स्थानीय स्थितियों और संसाधनों के आधार पर विविध परिणामों को जन्म दे सकते हैं। इस तरह के अध्ययन सामाजिक घटनाओं और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान करते हैं। इस प्रकार नियंत्रित तुलना दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान में एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है, जो शोधकर्ताओं को सामाजिक और आर्थिक परिणामों को आकार देने वाले अंतर्निहित तंत्रों को उजागर करने में सक्षम बनाता है। इस पद्धति को विभिन्न संदर्भों और मुद्दों पर लागू करना जारी रखते हुए सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन की अधिक व्यापक और संदर्भ संवेदनशील समझ का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की कार्यप्रणाली, जो पहले से तैयार तुलना स्थितियों का उपयोग करती है, जहां दो क्षेत्र स्थितियां एक चर को छोड़कर समान होती हैं, कुछ समय के लिए लोकप्रिय थी। यह दृष्टिकोण जॉन स्टुअर्ट मिल की सहमति की विधि या अंतर की विधि का अनुसरण करता है, जहां दो स्थितियां या तो एक को छोड़कर सभी मामलों में भिन्न होती हैं या एक को छोड़कर सभी मामलों में समान होती हैं। मिल ने तर्क दिया कि ऐसी स्थितियां कभी भी स्वाभाविक रूप से या निगरानी के बिना नहीं हो सकती हैं, और चूंकि वे सामान्य नियमों की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान कभी भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मिल की आलोचना यह है कि सख्त प्रायोगिक स्थितियों के तहत भी ऐसी आदर्श स्थितियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं या प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि कुछ चर इस तरह से संबंधित हो सकते हैं कि यदि दूसरे में बदलाव किया जाता है तो एक अपने आप बदल जाता है। प्रयोग का डिजाइन बनाना। सिद्धांतों को बनाने का एक और तरीका प्रयोगशाला में वास्तविक प्रयोगों का उपयोग करना है। इस तरह की विधियों का उपयोग अक्सर मनोविज्ञान और संस्कृति, व्यक्तित्व, समाजीकरण और बाल पालन पर अध्ययन में किया जाता है। प्रयोगों में एक नियंत्रण समूह में जो होता है, उसकी तुलना एक प्रयोगात्मक समूह में होती है। नियंत्रण का अर्थ है एक कारक को स्थिर रखना जबकि अन्य भिन्न होते हैं। हालांकि स्पष्ट दोष यह है कि प्रयोगशाला स्थितियों के तहत कई सामाजिक स्थितियों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कभी कभी प्राकृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा सकने वाले परिवर्तनों से कहीं अधिक बड़े होते हैं, या वास्तविक जीवन में भावनात्मक सामग्री प्रयोगात्मक परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होती है। ऐसी स्थितियों में नाटक अभिनय का तत्व भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र प्रयोगशालाएं स्थापित करना संभव है, जहां कोई व्यक्ति वास्तविक जीवन की स्थितियों में चरों की जांच कर सकता है, जैसे कि कक्षा या कारखाने में। अधिकतर सामाजिक विज्ञानों में सिद्धांत का उद्देश्य किसी निश्चित घटना के दूसरे पर या सामान्य रूप से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना होता है। उदाहरण के लिए, दहेज, किसी कारखाने का निर्माण, या किसी क्षेत्र में टेलीविजन की शुरुआत जैसे किसी विशेष चर को चुना जा सकता है। फिर इस चर के शेष समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अन्य अध्ययन किसी निश्चित घटना के कारण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, न कि उसके प्रभावों पर, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या के कारणों को निर्धारित करने का प्रयास करना। एक परिकल्पना दो तरीकों से ऐसे अध्ययनों को स्थापित करने में मदद कर सकती है: अध्ययन की जाने वाली घटना और कारण माने जाने वाले किसी अन्य चर के बीच एक निश्चित संबंध का प्रस्ताव करके, या विशुद्ध रूप से खोजपूर्ण अध्ययन के रूप में जहां क्षेत्र को पहली बार देखा जाता है। उत्तरार्ध अक्सर परिकल्पना स्थापित करने से पहले किए गए पायलट अध्ययन होते हैं, लेकिन वे पूर्ण लंबाई वाले खोजपूर्ण वर्णनात्मक शोध भी हो सकते हैं, जैसे कि M.N. श्रीनिवास का द रिमेंबर्ड विलेज 1976। परिकल्पना का परीक्षण कैसे करें? परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान स्थापित करने के लिए हमारे पास पहले एक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित संबंधों की प्रकृति अंततः सिद्धांत से ली गई है। एक सिद्धांत विभिन्न घटनाओं के बीच संबंधों का मूल तर्क प्रदान करता है। इन संबंधों की सच्चाई और इसलिए तार्किक प्रक्रिया की शुद्धता, यानी उन्हें उत्पन्न करने वाले सिद्धांत की जांच करने के लिए परिकल्पनाएं उत्पन्न की जाती हैं। प्रत्येक परिकल्पना में कम से कम दो घटनाओं के बीच संबंध के बारे में एक कथन होता है। उनमें से एक वह घटना है, जैसे कि महिला शिशु हत्या, जिसे शोधकर्ता समझाने की कोशिश कर रहा है।
दूसरा वह है जिसे समझाई जा रही घटना को प्रभावित करने या लाने के लिए सोचा जाता है। पहले को आश्रित चर कहा जाता है और दूसरे को स्वतंत्र चर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह परिकल्पना करते हैं कि माताओं की निरक्षरता महिला शिशु हत्या की ओर ले जाती है, तो महिला शिशु हत्या आश्रित चर है और माताओं की साक्षरता का स्तर स्वतंत्र चर है। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किसी को इसे ऐसी स्थिति में उजागर करना चाहिए जो इसे गलत साबित कर सके। यदि परिकल्पना को गलत साबित करने के प्रयास से बचा लिया जाता है, तो यह सही साबित होती है। इस उदाहरण में हम सुशिक्षित महिलाओं की आबादी में कन्या भ्रूण हत्या की दर का अध्ययन कर सकते हैं। यदि नमूना निरक्षर महिलाओं के इसी नमूने के बराबर कन्या भ्रूण हत्या की महत्वपूर्ण दर दिखाता है, तो परिकल्पना गलत है। दूसरे शब्दों में, जहां तक कन्या भ्रूण हत्या का सवाल है, महिलाओं की साक्षरता एक महत्वपूर्ण चर नहीं है। यदि शिक्षित महिलाओं का नमूना कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाता है, तो परिकल्पना अस्थायी रूप से सिद्ध होती है। इस उदाहरण में कोई व्यक्ति अधिकांश आधार डेटा प्रदान करने के लिए सांख्यिकी पर भरोसा कर सकता है, लेकिन सभी सामाजिक विज्ञान चर सांख्यिकीय रूप से नहीं मापे जाते हैं। उनके लिए किसी को निगमनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मापना होगा और स्वयं कुछ मानदंड स्थापित करने होंगे या अन्य अध्ययनों द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों पर निर्भर रहना होगा। अब चर और सिद्धांतों के बीच संबंधों को समझने के लिए हम चिंतन और क्रिया 3.4 का अभ्यास करते हैं। अभ्यास के बाद हम परिकल्पना के परीक्षण के सामान्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। चिंतन और कार्रवाई 3.4 महिलाओं की स्थिति के चर का उदाहरण लें। ऐसे चर के लिए एक संख्यात्मक माप है, लेकिन कोई दूसरों द्वारा दिए गए सैद्धांतिक कथनों और क्षेत्र में किए गए अवलोकनों पर भरोसा करके या प्रश्नों के एक सेट के जवाब प्राप्त करके या अधिक यथार्थवादी तरीके से कई तकनीकों को मिलाकर माप सकता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की स्थिति क्या निर्धारित करती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस सिद्धांत को मान रहे हैं। आपसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है? निम्नलिखित अभ्यास में मिलान पर काम करें ताकि पता लगाया जा सके कि कौन किस सिद्धांत का अनुयायी महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन चरों पर जोर देगा। सिद्धांत I, मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत। 2, कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत। 3, व्याख्यात्मक सिद्धांत। A, कामुकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि पर जोर। B, प्रतीकात्मक और अनुष्ठान अभिव्यक्तियां। C, आय, संपत्ति की विरासत, स्वामित्व पैटर्न आदि जैसे आर्थिक चर। चिंतन और कार्रवाई 3.4 विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को समझना। परिचय। समाज में महिलाओं की स्थिति की जांच विभिन्न सैद्धांतिक रूपरेखाओं के माध्यम से की जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक महिलाओं के जीवन और सामाजिक संरचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है। लिंग अध्ययन के संदर्भ में अक्सर चर्चा किए जाने वाले 3 प्रमुख सिद्धांत मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत, कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत और व्याख्यात्मक सिद्धांत हैं। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रत्येक सिद्धांत द्वारा जोर दिए गए चर को समझकर हम महिलाओं की स्थिति की बहुआयामी प्रकृति की व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत। आर्थिक चर पर जोर। मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत मार्क्सवादी विचारधारा में निहित है, मुख्य रूप से आय, संपत्ति की विरासत और स्वामित्व पैटर्न जैसे आर्थिक चर पर जोर देता है। यह सिद्धांत मानता है कि आर्थिक प्रणाली लिंग संबंधों सहित सभी सामाजिक संरचनाओं की नींव है। मार्क्सवादी नारीवादियों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के श्रम का शोषण करके लैंगिक असमानता को जन्म देती है और उसे कायम रखती है। आय और रोजगार। मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि महिलाओं की स्थिति उनकी आर्थिक भागीदारी और जिन परिस्थितियों में वे काम करती हैं, उनसे काफी प्रभावित होती है। पूंजीवादी समाजों में महिलाओं को अक्सर कम वेतन वाली नौकरियों में धकेल दिया जाता है और पुरुषों की तुलना में उन्हें वेतन में काफी अंतर का सामना करना पड़ता है। यह आर्थिक असमानता केवल व्यक्तिगत क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था में गहराई से समाहित है, जो महिलाओं के काम को कम महत्व देती है। उदाहरण के लिए, महिलाओं को अक्सर ऐसे क्षेत्रों में केंद्रित किया जाता है
जिनका कम मूल्य होता है और कम वेतन मिलता है, जैसे कि देखभाल का काम, शिक्षा और घरेलू सेवाएं। यह आर्थिक हाशिए पर महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करता है और समाज में उनकी अधीनस्थ स्थिति को मजबूत करता है। विरासत और संपत्ति का स्वामित्व। मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण से विरासत कानून और संपत्ति के स्वामित्व के पैटर्न भी महिलाओं की स्थिति के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ऐतिहासिक रूप से कई संस्कृतियों में विरासत कानूनों ने पुरुषों का पक्ष लिया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति और संसाधनों तक सीमित पहुंच मिली है। यहां तक कि समकालीन समाजों में जहां कानूनी ढांचे में सुधार हुआ है, सांस्कृतिक प्रथाएं और मानदंड अभी भी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में बाधा डाल सकते हैं। संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण की कमी महिलाओं की स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है और पुरुष परिवार के सदस्यों पर उनकी निर्भरता को मजबूत करती है। मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि यह आर्थिक निर्भरता समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक है। घरेलू श्रम। इसके अतिरिक्त घरों के भीतर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक श्रम आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मार्क्सवादी नारीवादी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम से लाभान्वित होती है, जो नियोक्ताओं को बिना किसी लागत के श्रम शक्ति के पुनरुत्पादन को सब्सिडी देती है। अवैतनिक श्रम का यह शोषण महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को मजबूत करता है और लैंगिक असमानताओं को कायम रखता है। कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत। लैंगिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकारों पर जोर। दूसरी ओर, कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत मौलिक पितृसत्ता और महिलाओं की कामुकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के अधिकारों को नियंत्रित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। कट्टरपंथी नारीवादियों का तर्क है कि पितृसत्ता एक व्यापक और प्रणालीगत शक्ति है जो समाज के सभी पहलुओं को आकार देती है, विशेष रूप से महिलाओं के शरीर और कामुकता पर नियंत्रण। यौन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता। कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत का केंद्र यौन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता की धारणा है। कट्टरपंथी नारीवादी महिलाओं के अपने शरीर पर नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें उनके यौन और प्रजनन अधिकार भी शामिल हैं। उनका तर्क है कि पितृसत्ता विभिन्न तरीकों से महिलाओं पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि यौन हिंसा, प्रजनन संबंधी जबरदस्ती और गर्भपात और गर्भनिरोधक पर प्रतिबंधात्मक कानून। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके कट्टरपंथी नारीवादी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण एक मूलभूत तंत्र है जिसके माध्यम से पितृसत्ता अपनी शक्ति बनाए रखती है। महिलाओं के शारीरिक अखंडता और यौन स्वायत्तता के अधिकारों को सुनिश्चित करना लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कट्टरपंथी नारीवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर भी जोर देते हैं। उनका तर्क है कि महिलाओं को सामाजिक निर्णय या प्रतिक्रिया के डर के बिना खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और मानदंडों को चुनौती देना शामिल है, जो यह निर्धारित करते हैं कि महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए और दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कट्टरपंथी नारीवादी महिलाओं के अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपने हित के करियर और शौक को आगे बढ़ाने और अपनी शर्तों पर रिश्तों में शामिल होने के अधिकार की वकालत करते हैं। महिलाओं पर लगाई गई सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देकर कट्टरपंथी नारीवादियों का लक्ष्य महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करना है। पितृसत्तात्मक संस्थाओं की आलोचना। इसके अलावा कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत विवाह, परिवार और धर्म जैसी पितृसत्तात्मक संस्थाओं की आलोचना करता है, जिन्हें महिलाओं के उत्पीड़न के प्रमुख स्थल के रूप में देखा जाता है। कट्टरपंथी नारीवादियों का तर्क है कि ये संस्थाएं पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और मानदंडों को सुदृढ़ करके लैंगिक असमानता को कायम रखती हैं। वे अधिक समतावादी समाज बनाने के लिए इन संस्थाओं के परिवर्तन या उन्मूलन की वकालत करते हैं। व्याख्यात्मक सिद्धांत। प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों पर जोर। व्याख्यात्मक सिद्धांत, जिसे अक्सर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जोड़ा जाता है, महिलाओं की स्थिति को समझने में प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों के महत्व पर जोर देता है। यह सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति और समूह अपनी अंतःक्रियाओं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों के माध्यम से कैसे अर्थों का निर्माण और व्याख्या करते हैं।
सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीक। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतीकों द्वारा आकार लेती है जो लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को परिभाषित करते हैं। इन प्रतीकों में भाषा, ड्रेस कोड, अनुष्ठान और सामाजिक प्रथाएं शामिल हो सकती हैं जो लिंग के बारे में अर्थ बताती हैं। उदाहरण के लिए, मीडिया, साहित्य और कला में महिलाओं को जिस तरह से चित्रित किया जाता है वह नारीत्व और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में सामाजिक धारणाओं को प्रभावित कर सकता है। व्याख्यात्मक सिद्धांतकारों का तर्क है कि ये प्रतीक स्थिर नहीं हैं, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से लगातार बातचीत और पुनर्व्याख्या की जा रही है। इन प्रतीकों को कैसे बनाए रखा और चुनौती दी जाती है, इसकी जांच करके हम लिंग संबंधों की गतिशीलता और महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुष्ठान और सामाजिक प्रथाएं। महिलाओं की स्थिति को समझने में अनुष्ठान और सामाजिक प्रथाएं भी महत्वपूर्ण हैं। व्याख्यात्मक सिद्धांतकार इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विवाह समारोह, वयस्कता के उत्सव और धार्मिक प्रथाएं जैसे अनुष्ठान लिंग पहचान के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में कैसे भूमिका निभाते हैं। ये अनुष्ठान अक्सर गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं जो लिंग से संबंधित सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को दर्शाते हैं और उन्हें कायम रखते हैं। उदाहरण के लिए, कई संस्कृतियों में विवाह समारोह एक महिला की निर्भरता को उसके पिता से उसके पति पर स्थानांतरित करने का प्रतीक है, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को मजबूत करता है। इन अनुष्ठानों का विश्लेषण करके व्याख्यात्मक सिद्धांतकार अंतर्निहित अर्थों और शक्ति गतिशीलता को उजागर करना चाहते हैं जो महिलाओं की स्थिति को आकार देते हैं। रोजमर्रा की बातचीत। इसके अलावा व्याख्यात्मक सिद्धांत लिंग संबंधों को आकार देने में रोजमर्रा की बातचीत के महत्व पर जोर देता है। जिस तरह से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से संवाद करते हैं, व्यवहार करते हैं और बातचीत करते हैं, वह लिंग मानदंडों को मजबूत या चुनौती दे सकता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से पुरुषों और महिलाओं से पेशेवर सेटिंग, सामाजिक समारोहों और पारिवारिक जीवन में व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, वह उनकी कथित स्थिति और भूमिकाओं को प्रभावित कर सकता है। इन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करके व्याख्यात्मक सिद्धांतकार यह समझने का लक्ष्य रखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में लिंग पहचान और संबंध कैसे बनाए रखे जाते हैं। यह दृष्टिकोण लिंग की तरल और गतिशील प्रकृति को उजागर करता है, इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं की स्थिति तय नहीं है, बल्कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से लगातार बातचीत की जा रही है। सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का संयोजन। जबकि प्रत्येक सिद्धांत महिलाओं की स्थिति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, एक व्यापक समझ के लिए इन दृष्टिकोणों को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित होती है। मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत के आर्थिक फोकस, कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कामुकता पर जोर, और व्याख्यात्मक सिद्धांत से प्रतीकात्मक और अनुष्ठान अभिव्यक्तियों के विश्लेषण को एकीकृत करके हम महिलाओं की स्थिति को आकार देने वाले कारकों की अधिक समग्र समझ विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी यौन स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह, लैंगिक मानदंडों को बनाए रखने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों और अनुष्ठानों को चुनौती देना महिलाओं के लिए आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयासों को पूरक बना सकता है। निष्कर्ष के तौर पर, महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से अंतर्दृष्टि शामिल होती है। मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले आर्थिक चर पर जोर देता है, कट्टरपंथी नारीवादी सिद्धांत कामुकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, और व्याख्यात्मक सिद्धांत प्रतीकात्मक और अनुष्ठान अभिव्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन दृष्टिकोणों को मिलाकर हम समाज में महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों की गहरी और अधिक व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण हमें लैंगिक असमानता के जटिल और परस्पर संबंधित पहलुओं को संबोधित करने और अधिक न्यायसंगत समाज प्राप्त करने की दिशा में काम करने की अनुमति देता है। 3.9 परिकल्पना के परीक्षण के सामान्य तरीके। यहां हम परिकल्पना के परीक्षण के 3 सामान्य तरीकों पर चर्चा करते हैं। परीक्षण के बाद प्रतिमान का पूर्व परीक्षण।
परिकल्पना के परीक्षण का एक सामान्य तरीका परीक्षण के बाद प्रतिमान का पूर्व परीक्षण करना है। आप पूछ सकते हैं, प्रतिमान क्या है? उत्तर के लिए बॉक्स 3.1 देखें। बॉक्स 3.1 प्रतिमान क्या है? प्रतिमान का शब्दकोश अर्थ उदाहरण या पैटर्न है। सामाजिक विज्ञान में हम इस शब्द का उपयोग रिजर द्वारा बताए गए तरीके से करते हैं, जिन्होंने कहा, प्रतिमान विज्ञान के भीतर विषय वस्तु की एक मौलिक छवि है। यह परिभाषित करता है कि क्या अध्ययन किया जाना चाहिए, कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उन्हें कैसे पूछा जाना चाहिए और प्राप्त उत्तरों की व्याख्या करने में किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रतिमान विज्ञान के भीतर आम सहमति की सबसे व्यापक इकाई है और एक वैज्ञानिक समुदाय को दूसरे से अलग करने का काम करता है। इसमें इसके भीतर मौजूद उदाहरण, सिद्धांत, विधियां और उपकरण शामिल हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं। पूर्व परीक्षण की हमारी चर्चा को जारी रखते हुए, कोई व्यक्ति चर को पेश करने से पहले और बाद में क्षेत्र का अध्ययन करता है, जैसे कि सड़क बनाने से पहले और बाद में, या चुनाव या महामारी जैसी किसी घटना के बाद किसी गांव का अध्ययन करना। हालांकि इस प्रतिमान का खतरा यह है कि यह अनिश्चित है कि विचाराधीन चर परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है या नहीं, और हमेशा बाहरी कारकों की समस्या होती है। इस तरह के पहले और बाद अध्ययनों के उदाहरणों के लिए बॉक्स 3.2 देखें। बॉक्स 3.2 श्रीवास्तव द्वारा दिए गए पहले और बाद अध्ययनों के उदाहरण। तथाकथित पहले और बाद अध्ययनों को शास्त्रीय प्रयोगात्मक डिजाइन के विकल्प के रूप में माना जाता है। उनमें स्वतंत्र चर की शुरुआत से पहले और बाद में एक घटना का अध्ययन किया जाता है। दो राज्यों की तुलना परिवर्तन को दर्शाती है। एफ. स्टुअर्ट चैपिन के मिनियापोलिस में सार्वजनिक आवास के अध्ययन ने ऐसे अध्ययनों के लिए पूर्वकारण अनुसंधान शब्द गढ़ा। भारतीय संदर्भ में विकास परियोजनाओं जैसे बांध निर्माण, खनन, उद्योग के कारण विस्थापित समुदायों पर काम करने वाले कई शोधकर्ताओं ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है। 2. स्थिर समूह तुलना प्रतिमान। स्थिर समूह तुलना प्रतिमान में एक ही क्षेत्र की स्थिति का पहले और बाद में अध्ययन करने के बजाय दो समान क्षेत्र स्थितियों की तुलना की जाती है, एक स्वतंत्र चर के परिचय के साथ और एक बिना। उदाहरण के लिए, किसी के पास दो समान पड़ोसी गांव हो सकते हैं, लेकिन एक को टेलीविजन की सुविधा मिलती है और दूसरे को नहीं। गांवों की तुलना करके टेलीविजन देखने के प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। क्या यह उदाहरण आपको पहले बताए गए स्कारलेट एपस्टीन के काम की याद दिलाता है? 3. गैरसमतुल्य नियंत्रण समूह प्रतिमान। गैरसमतुल्य नियंत्रण समूह प्रतिमान में एक स्वतंत्र चर के परिचय से पहले और बाद में एक क्षेत्र की स्थिति की तुलना की जाती है और साथ ही इसकी तुलना एक समान क्षेत्र से की जाती है जहां चर को पेश नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि दो समान गांवों का अध्ययन किया गया और फिर उनमें से एक को स्कूल जैसा महत्वपूर्ण इनपुट मिला, तो स्कूल के प्रभाव को देखने के लिए दोनों गांवों का फिर से अध्ययन किया गया। तुलना उस गांव से की जाती है जिसे स्कूल नहीं मिला। यहां त्रुटि का सबसे आम स्रोत यह है कि बाहरी चर के परिचय के लिए कुछ चयन प्रक्रिया पहले ही हो चुकी होगी। उदाहरण के लिए, एक विशेष जनसंख्या आकार या जाति संरचना के कारण एक गांव को स्कूल मिला और दूसरे को नहीं। ऐसी त्रुटि को दूर करने के लिए एक चौथा प्रतिमान इस्तेमाल किया जा सकता है, गैरसमतुल्य नियंत्रण समूह प्रतिमान। इस प्रतिमान में सब कुछ तीसरी स्थिति की तरह है, सिवाय इसके कि क्षेत्र की स्थितियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, चुनिंदा रूप से नहीं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि यदि पर्याप्त समान क्षेत्र स्थितियां हैं और शोधकर्ता के पास ऐसी किसी भी क्षेत्र स्थिति को चुनने की पहुंच है या नहीं, तो इस तरह के यादृच्छिक चयन की संभावना है। यह प्रतिमान तब संभव है जब कई स्थितियां समान रूप से उपलब्ध हों, जैसे दिल्ली के माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शुरू करने के प्रभावों का अध्ययन करना। यादृच्छिक नमूने का सबसे स्पष्ट नुकसान यह है कि किसी को वांछित परिणाम नहीं मिल सकता है। इस तरह के तरीके मात्रात्मक शोध के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, जैसे कि उल्लिखित स्कूल उदाहरण। 3.10 वैकल्पिक स्पष्टीकरणों के प्रति संवेदनशीलता। शोध करते समय और चर्चा किए गए विभिन्न प्रतिमानों का उपयोग करते समय ध्यान में रखने वाली एक बात यह है कि सामाजिक वैज्ञानिकों को वैकल्पिक स्पष्टीकरणों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, भले ही परिकल्पना सिद्ध हो।
कठोरता एक गुण नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जटिल और बहुआयामी है। 3.11 प्रतिद्वंद्वी परिकल्पना निर्माण। प्रतिद्वंद्वी परिकल्पनाओं का निर्माण शोध प्रभावशीलता का परीक्षण करने की एक मानक विधि है। प्रमुख प्रतिद्वंद्वी परिकल्पनाओं का आधार बनाने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। चयन के प्रभाव, प्रतिक्रियात्मक माप प्रभाव, अनियंत्रित बाहरी चर के प्रभाव, चयन से जुड़े अंतःक्रिया प्रभाव। आइए प्रत्येक कारक पर चर्चा करें। चयन के प्रभाव। चयन प्रभाव तब होते हैं जब उपचार समूह तुलना समूह से इस कारण भिन्न होता है कि उन्हें कैसे चुना गया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में एक स्कूल शुरू किया जाता है क्योंकि उसमें एक प्रमुख जाति के अधिक लोग हैं, तो बेहतर स्वच्छता या चिकित्सा सुविधा के उपयोग जैसे कोई भी कथित लाभ मौजूदा वर्ग लाभ के कारण हो सकते हैं, न कि केवल स्कूल की शुरुआत के कारण। प्रतिक्रियात्मक माप प्रभाव। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माप प्रक्रिया स्वयं क्षेत्र को बदल देती है। उदाहरण के लिए, जब दिल्ली के छात्र गांवों में सामाजिक शोध करते हैं तो ग्रामीण अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, जैसे कि शहरी कपड़े पहनना या आधुनिक चिकित्सा में विश्वास जताना, छात्रों की अपनी धारणाओं के कारण। अनियंत्रित बाह्य चर के प्रभाव। शोध के दौरान अनदेखी या अनियंत्रित चर के परिचय के कारण त्रुटियां हो सकती हैं। चयन से जुड़े अंतःक्रिया प्रभाव। त्रुटियां तब होती हैं जब चयन प्रक्रिया और बाह्य चर दोनों परस्पर क्रिया करते हैं। परिकल्पना परीक्षण शोधकर्ताओं को जांच में एक कदम आगे ले जाता है, जो विज्ञान के संगठित संदेह को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है अनुभवजन्य सत्यापन के बिना किसी भी कथन को अस्वीकार करना। रॉबर्ट के मेर्टन के द अमेरिकन सोल्जर में अव्यक्त और प्रकट कार्यों के सिद्धांत जैसे कई कार्य परिकल्पना परीक्षण पर आधारित हैं और मध्यम श्रेणी के सिद्धांतों को जन्म देते हैं। ये सिद्धांत सामाजिक व्यवहार को समझाने में मदद करते हैं, भले ही वे हमेशा इसकी भविष्यवाणी न करें। 3.12 सामाजिक विज्ञान सिद्धांत का उपयोग और दायरा। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अक्सर मानव व्यवहार को बदल देता है। जब लोग विनाशकारी व्यवहार के बारे में जानते हैं, तो वे सचेत रूप से इसे बदल सकते हैं। यह सामाजिक विज्ञान में अध्ययन के विषयों और वस्तुओं के बीच एक गतिशील संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए, हानिकारक बाल पालन प्रथाओं को छोड़ दिया जा सकता है यदि शोध से पता चलता है कि वे बच्चे के विकास के लिए हानिकारक हैं। शोध के दौरान इन प्रथाओं के बारे में कोई भी पूर्वानुमान बदल सकता है। समाजशास्त्र और नृविज्ञान में शोध अक्सर मानवीय कार्यों के अव्यक्त कार्यों या अनपेक्षित परिणामों को प्रकट करता है। एक बार जब ये सार्वजनिक हो जाते हैं, तो वे अव्यक्त नहीं रह जाते। उदाहरण के लिए, शहरी भारत में विवाह को अब अक्सर सिर्फ एक पवित्र समारोह के बजाय सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मानवीय व्यवहार के व्यक्तिपरक पहलुओं जैसे भावनाओं और मूल्यों को देखा और विश्लेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, द रेज ऑफ द हेड हंटर में रोसाल्डो प्रियजनों को खोने पर उनके दुख को समझने के लिए हेडहंटर्स के साथ सहानुभूति रखता है। सामाजिक वैज्ञानिक साझा मानवीय भावनाओं और प्रेरणाओं के आधार पर क्रियाओं की व्याख्या करते हैं। हालांकि, व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव किए बिना भी घटनाओं को समझना संभव है। उदाहरण के लिए, आत्महत्या का समाजशास्त्रीय रूप से विश्लेषण करने के लिए किसी को आत्मघाती होने की जरूरत नहीं है। किसी घटना का बाहर से विश्लेषण करने और अधिक चिंतनशील, वर्णनात्मक कार्य करने के बीच अंतर है। सभी मानवीय व्यवहार व्यक्तिपरक नहीं होते, कई ठोस व्यवहारों को मापा जा सकता है। व्यवहारवादी व्यक्तिपरक समझ की अस्पष्टता को अस्वीकार करके एक वैकल्पिक सिद्धांत निर्माण विधि प्रदान करते हैं। चरम व्यवहारवादी सभी आंतरिक मानसिक स्थितियों से इनकार करते हैं, लेकिन अधिकांश एक संशोधित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। वे आत्मनिरीक्षण डेटा को विश्लेषण योग्य डेटा के रूप में मानते हैं, जो विभिन्न शक्ति पदों या परस्पर विरोधी पहचानों को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्र अभिनेताओं से विरोधाभासी इनपुट का विश्लेषण करने के समान है। इस चर्चा में हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि शोधकर्ताओं के मूल्य सिद्धांत निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। 3.13 सिद्धांत निर्माण और शोधकर्ता के मूल्य। इस खंड में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा रखे गए मूल्य सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं।
इसे सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मूल्य उन्मुख पूर्वाग्रह के रूप में जाना जाता है। मूल्य 4 प्रमुख बिंदुओं पर अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। I. समस्याओं का चयन। 2. निष्कर्षों की सामग्री का निर्धारण। 3. तथ्यों की पहचान। 4. साक्ष्य का मूल्यांकन। आइए प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करें कि शोधकर्ताओं के मूल्य सामाजिक अनुसंधान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। I. समस्याओं का चयन। एक सामाजिक वैज्ञानिक की विषय वस्तु का चुनाव उनके मूल्य अभिविन्यास सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, एक नारीवादी शोधकर्ता महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि एक मार्क्सवादी कृषि संबंधों या श्रम शोषण जैसे विषयों का अध्ययन कर सकता है। अवधारणाओं का निर्माण करने का तरीका, जैसे कि संस्कृति का विचार या महिलाओं की स्थिति को परिभाषित करने वाली चीजें, शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों से भी प्रभावित होती हैं। 2. निष्कर्षों की विषय वस्तु का निर्धारण। आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक वैज्ञानिकों के पास अक्सर उस वास्तविकता के बारे में पूर्वधारणाएं होती हैं जिसे वे साबित करना चाहते हैं, और उनका शोध इन विचारों की पुष्टि या खंडन करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यापक सामाजिक हित या नैतिक और नैतिक दृष्टिकोण भी किसी सिद्धांत के निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, औपनिवेशिक काल के दौरान कई मानवविज्ञानी सामाजिक संतुलन को आदर्श मानते थे और यह दिखाने का लक्ष्य रखते थे कि इसे कैसे बनाए रखा जाता है। किसी भी व्यवधान को असामान्य या रोगात्मक माना जाता था। इन मानवविज्ञानियों का मूल्य अभिविन्यास अक्सर औपनिवेशिक प्रशासकों के साथ संरेखित होता था, जिनका उद्देश्य अपने उपनिवेशों में संतुलन बनाए रखना था। 3. तथ्यों की पहचान। तथ्यों और मूल्यों के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण सैद्धांतिक योगदान दिया जा सकता है, भले ही एक सामाजिक वैज्ञानिक के मूल्य अलग हों। उदाहरण के लिए, मार्क्सवादी विद्वानों ने अपने मूल्य अभिविन्यास को उचित सीमाओं के भीतर रखकर उल्लेखनीय सैद्धांतिक योगदान दिया है। समकालीन सिद्धांत में एक और दृष्टिकोण किसी भी कार्य के मूल्य अभिविन्यास को स्पष्ट रूप से बताना है, जिससे पाठकों को सिद्धांत को समझने और उसके अनुसार संदर्भ देने की अनुमति मिलती है। यह दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त शब्दों और अवधारणाओं की मूल्यांकनात्मक प्रकृति द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न पारिस्थितिक दृष्टिकोणों में संसाधन उपयोग पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। एक स्कूल संसाधन उपयोग को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि दूसरा संसाधन शब्द का विरोध कर सकता है, इसे शोषणकारी मानता है। दृष्टिकोण में यह अंतर दिखाता है कि मूल्य तथ्यों की पहचान और व्याख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। 4. साक्ष्य का मूल्यांकन। डेटा का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शोधकर्ताओं के मूल्यों से भी प्रभावित हो सकती है। कुछ डेटा अंतर्निहित पूर्वाग्रहों के कारण अनदेखा या नजरअंदाज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नारीवादी विद्वानों ने तर्क दिया है कि पुरुष शोधकर्ता अक्सर पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों के कारण समाज में महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। इसी तरह, दलित विद्वानों ने उच्च जाति के शोधकर्ताओं पर भारतीय समाज का पक्षपाती दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है, जो अपने दृष्टिकोणों का समर्थन करने के लिए चुनिंदा डेटा का उपयोग करते हैं। मूल्य प्रतिबद्धताएं सांख्यिकीय विश्लेषणों को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये प्रतिबद्धताएं प्रत्यक्ष या गुप्त हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, मालिनोव्स्की ने अनजाने में कुछ डेटा को अनदेखा किया हो सकता है, जबकि अन्य शोधकर्ता किसी विशिष्ट परिणाम का समर्थन करने के लिए जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर सकते हैं। शोधकर्ता के ऐतिहासिक और परिस्थितिजन्य संदर्भ से जुड़ा पूर्वाग्रह लगभग अपरिहार्य है। जैसा कि अगली इकाई में चर्चा की गई है, वैज्ञानिक विचार का विकास मानव समाज के इतिहास से प्रभावित होता है और विश्व की घटनाएं तथा बौद्धिक वातावरण सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3.14 निष्कर्ष। मानव इतिहास और ज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे ज्ञान के समाजशास्त्र का विकास होता है। यह संबंध ही है कि किसी विषय का इतिहास उसके पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। समाजशास्त्रीय ज्ञान की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करने से यह प्रश्न उठता है, क्या केवल किसी विशेष विचारधारा के अनुयायी ही किसी सिद्धांत को समझ सकते हैं? इस मुद्दे को आंशिक रूप से संबंधपरक वस्तुनिष्ठता या संबंधवाद की अवधारणा द्वारा संबोधित किया जाता है। इस दृष्टिकोण में, सामाजिक वैज्ञानिक अपने विश्लेषण में अपनाए जा रहे परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं,
जिससे पाठकों को निष्कर्षों के संदर्भ को समझने और अपने निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिलती है। मुख्य बात किसी सिद्धांत के अंतर्निहित मूल मान्यताओं को स्पष्ट करना है और इन आधारों के आधार पर सिद्धांत को स्वीकार या अस्वीकार करना अन्य विद्वानों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, इस बात पर बहस की मातृसत्ता या पितृसत्ता मानव समाज का प्रारंभिक चरण था, तभी सार्थक है जब कोई समाजों के चरण दर चरण विकास के आधार को स्वीकार करता है। इस स्वीकृति के बिना बहस अप्रासंगिक हो जाती है। यदि हम इस दृष्टिकोण का पालन नहीं करते हैं तो सामाजिक विज्ञानों में एकमात्र सार्वभौमिक रूप से मान्य सामान्यीकरण सांख्यिकीय है, जैसे 1950 से 2004 तक कन्या शिशु हत्या दर में वृद्धि। हालांकि ये सामान्यीकरण सिद्धांत नहीं है, वे सिद्धांतों का आधार बनते हैं जिनकी अभी भी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। इकाई 4 में हम यह पता लगाएंगे कि समाजशास्त्र में सैद्धांतिक विश्लेषण कैसे विकसित हुआ है और समय के साथ प्रमुख आधार कैसे बदल गए हैं।